लास्ट वीडियो में हमने कुछ यहीं तक किया है। आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यंग मॉडुलस क्या होता है? अगर लीनियरली बॉडी में स्ट्रेच होता है, सपोज दैट ये बॉडी है एंड इफ दिस बॉडी इज हैंग थ्रू सर्टेन फिक्स सपोर्ट and we apply certain force, then due to this force this body elongated, and if its original length is L and delta L is the elongation, then strain will be delta L by L. And if the area of cross section, if the area of cross section is this one, suppose it is capital A, so what is stress? Stress is force upon area. Strain would be delta L by L. So Young modulus is a stress. Which kind of stress? Longitudinal upon strain. Please remind, it is longitudinal or normal stress we calling, and longitudinal stress. So it is force per unit area upon delta L by L, and about that we discussed in our previous video. अगर आपने नहीं देख पाए तो उसका लिंक हम आपको यहाँ पे बायो में देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अब आज हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सर। Now let's see the bulk modulus of elasticity. And what is the bulk modulus of elasticity? Let's learn. So bulk modulus is when the force is from all around. जैसे कि हम देख रहे हैं, this force is acting from all around. चारों तरफ से force लग रहा है इसके ऊपर, और इसके कारण क्या होगा? इसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में हम इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। और ये क्या होगा? अगेन फोर्स अपॉन एरिया। ये कौन सा एरिया होगा? सरफेस एरिया। एंड डेल्टा वी बाई वी इज चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया है, प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे। ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया जाता है कि फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आए। सो बल्क मॉडुलस इज दिस। ये पी कैसे आ गया? जब भी किसी चीज पे चारों तरफ से फोर्स लगे, इक्वली लगे, और वो बॉडी चारों तरफ से कंप्रेस हो, तो ऐसे केस में जो फोर्स पर एरिया है वो प्रेशर के रूप में हम जानते हैं। तो इसको हम बल्क मॉडुलस में हम निश्चित तौर पे ये फॉर्मूले को देखें कि अगर हम फॉर्मूले को देखते हैं तो पीवी इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी है। सो पी इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाई वी है। तो ये हमें ध्यान में रहे, नेगेटिव साइन का अपना वो होता है कि वी हैव टू कीप इट पॉजिटिव। जो कीप उसको पॉजिटिव रखने के लिए, जस्ट टू कीप द फाइनल टर्म पॉजिटिव, वो नेगेटिव साइन होती है। अब न्यूमेरिकल करेंगे, आपको अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। एंड व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कितना बॉडी कंप्रेस हो पा रहा है उसको हम बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल से हम जानते हैं। लेट्स लर्न फर्दर। अब हम देखने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि जब बॉडी पे एक तरफ से फोर्स लगती है और बॉडी बॉडी आगे चली जाए, क्या है कि फोर्स एक तरफ से लगी, फोर्स ऊपर में लगा है, तो इसका जो ये वाला टॉप फेस है यहाँ पे, वो फेस यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा एल अपॉन एल इज स्ट्रेन। इट इज व्हाट? स्ट्रेन। एंड व्हाट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस? इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड व्हाट इज दैट फोर्स? फोर्स तो इधर से आ रहा है, तो जो भी फोर्स आएगा अपॉन एरिया, तो दैट फोर्स अपॉन इस पूरे का एरिया, एल स्क्वायर, इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज दैट फोर्स पर यूनिट एरिया। आई होप क्लियर है। एंड स्ट्रेन इज दैट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दैट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। चेंज इन लेंथ किसकी बात हो रही है? प्लीज ध्यान से देखिए। ये जो चेंज, जितना ऊपर वाला फेस आगे चला गया वो डेल्टा एल है, और जो आगे जैसे ये फेस इतना है एल, ये फेस जितने से आगे गया, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इसी थीटा के इक्वल होगा, बिकॉज दिस चेंज इज वेरी स्मॉल। ऐसा तो नहीं है कि ये फेज एकदम 200 मीटर आगे जा रहा है, नहीं। आप सोच सकते हैं एक बॉडी, एक कोई बिल्डिंग है, बहुत तेज हवा चली, तब देखते हो ना,
ये थोड़ा-सा आगे जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्डिंग यहाँ से निकल के कहीं और चला गया, नहीं। तो वो जो स्मॉल वैल्यू है, इसलिए इसको थीटा से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो दे इसमें स्ट्रेन को हम स्पेशली थीटा से रिप्रेज़ेंट करते हैं। और रही बात इसकी, ये एरिया कौन-सा होगा, तो ये वाला एरिया होगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें कई बार लोग गलती से क्या करते हैं कि एरिया ये ले लेते हैं, ये जिस फेस पे, इसका एरिया नहीं लेंगे, इधर वाला एरिया, नो, वो गलत है। कौन सा एरिया होगा? दिस वन, इस फेस का, जिसके ये टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो इसको इसलिए टेंजेंशियल स्ट्रेस बोला जाता है। तो इट इज़ जी से डिफाइन करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, और ये कैसे होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब हम समझेंगे कि इस सब का यूज़ क्या होता है? ये जो हमने अभी पढ़ा है इतना रिजिडिटी एंड ऑल दैट, इसका यूज़ भी तो होगा कहीं पर। तो देखिए, इस तरह की बीम होती है, इसको हम बोलते हैं आई बीम। इसका स्पेशली शेप ना ऐसा होता है, ये इस तरह का, आपने देखा भी होगा ऐसे से। और ये शेप में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ये अपना लोड बियर कर सकता है, क्योंकि इसके बीच में ये आई है। तो इसको जब हम डेप्थ में लेके जाते हैं, तो ये खुद का लोड बियर कर लेता है। और इसलिए प्लग नहीं करता। ये प्लग नहीं करता। क्या मतलब है? प्लग नहीं करता का मतलब, जैसे बीच से ये इस तरह से बेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इसमें इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, क्योंकि एरिया छोटा रहता है। आप प्लीज़ ध्यान रखिए, इसमें एरिया लेस है। अब हम देखेंगे हाइट ऑफ माउंटेन। किस तरह हाइट ऑफ माउंटेन इसको, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हाइट ऑफ माउंटेन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो लेट्स लर्न। तो देखिए, हाइट ऑफ माउंटेन में एक चीज़ हम समझेंगे कि हाइट ऑफ माउंटेन में होता क्या है। ये ज़मीन है, अगर मान लीजिए माउंटेन की हाइट ज़्यादा होती गई तो लोड बढ़ता जाएगा। लोड बढ़ता जाएगा तो ज़मीन पे प्रेशर बढ़ेगा, और हर जगह ज़मीन की प्रेशर लेने की एक सर्टेन एबिलिटी होती है। अब सपोज़ दैट कि कोई ज़मीन है, बिल्कुल पानी जैसा है, दलदली है, तो वहाँ माउंटेन नहीं मिल सकता। लेकिन कोई कहीं पे अगर रॉक है, तो वहाँ हो सकता है। वो कितना प्रेशर ले सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो फ्लूइड चैप्टर आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रेशर जो होती है वो एचओजी होती है। तो जितना माउंटेन होगा उसमें क्या है, उसके बेसिस पे इसका प्रेशर डिफाइंड होगा, और उस प्रेशर के बेसिस पे वो कितना प्रेशर ले सकता है वो डिफाइंड होता है। सपोज कहीं अगर डेंसिटी ऑफ रॉक, जो भी जिस रॉक, जैसे हिमालय है, उसकी रॉक की अगर डेंसिटी ये है 3 इंटू 10 पावर 3, मतलब 3000 केजी पर मीटर क्यूब, तो वहाँ क्या हो सकता है, कितना जा सकता है। तो वो हमें उस रॉक की स्ट्रेंथ निकाल के पता चल जाएगा। तो एचरोजी हम निकाल सकते हैं, और वहाँ से हम बता सकते हैं कि अच्छा, ये 10 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है ये रॉक। तो ये इसी तरीके से हम किसी माउंटेन की हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ द माउंटेन कहाँ पे क्या होगा, उसमें ये चैप्टर हेल्प करता है, क्योंकि उस रॉक को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ऊपर वो कितनी हाइट तक जा सकता है। ये साइंटिफिक वे है इसको समझने का। ठीक है क्लास? अब हम देख रहे हैं पॉइज़न रेशियो। पॉइज़न रेशियो क्या है? जैसे कोई बॉडी है इस तरह से, और ये रॉड है। जैसे मान लीजिए ये रॉड है सपोज़, इस पे आपने इधर भी फ़ोर्स लगाया और इधर भी फ़ोर्स लगाया, तो ये रॉड क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। ये रॉड बीच से खिंच जाएगा, मतलब इसका जो, इसकी लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, और इसका, तो 2 तरह का स्ट्रेन होता है। एक जो साइड से स्ट्रेन आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, और एक जो लेंथ के अलोंग स्ट्रेन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इस केस में दोनों ही होता है। कौन-कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सॉरी इधर होता है, लेटरल ऊपर से जो आप देख रहे हो वो लेटरल है। तो दोनों ही स्ट्रेन होता है, और पॉइज़न रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस का, ये हमें पता होना चाहिए कि जब हम उस पे दबाव डालेंगे, जब हम उसको खींचेंगे, तो वो किधर बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि लेंथ ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ ऐसा होगा। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। क्या इसे बोलते हैं? लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। सो पॉइज़न रेशियो इज़ lateral upon longitudinal strain. So it is a dimensionless quantity. हर सब्सटेंस के लिए हमें पता होता है, इट इज लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। प्लीज ध्यान, लेटरल मतलब जो साइड से आ रहा है, जैसे ये पेन है, तो इसके साइड से जो आ रहा है वो लेटरल है।
और इधर इसके लेंथ के अलॉन्ग जो आ रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो इस तरह से ये 2 प्रेशर आता है। ये प्योर नंबर होता है और इसकी वैल्यू 0.28, 0.30 ऐसे कुछ मिलता है हमें, और इस वैल्यू की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियल पर्पज़। एक क्वेश्चन आता है आपके लिए कि व्हाई ब्रिजेस डिक्लेयर अनसेफ आफ्टर मेनी ईयर ऑफ यूज? क्यों होता है? क्योंकि वो इलास्टिक फटीग में आ जाती है, और वो थक जैसे हम थकान के बाद मर जाते हैं ना एक दिन, वैसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि बार-बार ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे होते 50-100 साल के बाद वो ब्रिज कोलैप्स कर जाती है। तो हर ब्रिज की एक सर्टेन एज होती है, कोई भी ब्रिज हमेशा के लिए नहीं हुआ है, उसकी एक सर्टेन एज है। अब हम एक टर्म देखने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी वायर है, तो उसकी एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मान लेते हैं कि एक वायर है, जिसकी की लेंथ L है, और इस पे अगर एक फ़ोर्स हम लगाते हैं, सपोज़ फ़ोर्स हम लगाते हैं F इस तरफ, तो इस फ़ोर्स के कारण क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं कि फ़ोर्स लगाने से इसकी लेंथ x से बढ़ गई, कितने से? x। फर्दर dx से बढ़ने में, प्लीज़ ध्यान में रखेंगे, फर्दर dx एलिमेंट से लेंथ से बढ़ने में dw क्या होगी? dw होती है f dx। f की वैल्यू हमने क्या जाना है? ay/l/x। अब समझ रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो बता रहा हूँ आपको। हमने देखा था यंग मॉडुलस होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता था फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कई लोग सोच रहे होंगे डीएक्स, डीएक्स तो बहुत छोटा लेंथ है, उससे नहीं होगा। तो यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स होगा ए टाइम्स वाई एक्स बाय एल। यही होगा ना फोर्स? ध्यान से देखिए। अब हम इसको हम यूज करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, इसलिए अभी जल्दी में बताया कि उसको हम के एक्स की तरह समझते हैं। हम समझते हैं कि के की वैल्यू कितना है, ए वाई बाय एल है। प्लीज इसको ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिए। अब हम इसको अगर हम समझ चुके हैं, तो हम जरा आते हैं इस पे, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में ये बता चुके हैं, तो यहाँ पे ये बताना जरूरी नहीं है। उसका बायो में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप प्लीज एक बार देख लीजिए। तो f की वैल्यू कितनी होगी? ई वाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया जी डी डब्ल्यू। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, तो वर्क डन आएगा, वही तो एनर्जी होगी ना हमेशा से। सो इट इज ई वाई बाई एल एक्स डी एक्स। क्लियर? इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, सो इट विल बी ए वाई बाई एल एक्स स्क्वायर बाय 2। तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट किया, तो हमने ये देख लिया, इसको एल से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी किया, तो हमें क्या मिलेगा? ए वाई एक्स बाय एल का स्क्वायर इंटू एल। अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। अरे दूर जा रहा है ये। अब अगर ध्यान से हम और भी देखें, अच्छा ये 2 बच गया जी, 2 नहीं लिया हमने, वाई हो गया। अब अगर हम देखते हैं इसको, तो इट इज स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं प्लीज। इसको हम फर्दर देखें, जो हमने यहाँ लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर u इक्वल टू, क्या लिखा है हमने? u इक्वल टू लिख सकते हैं ये ऐसा, u इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम।
फिर हम इसको y और इसको क्या लिख सकते हैं? y को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फिर स्ट्रेन और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। स्ट्रेन और स्ट्रेन कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये हुआ टोटल एनर्जी। और अगर कोई बोल ही दे कि एनर्जी डेंसिटी बताओ, एनर्जी डेंसिटी, तो वो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। और वो क्या होता है? टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और ये होगी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बस इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं रहेगा। तो ये हम समझें और इसको हम जरा देखते हैं। अभी हमने निकाला कि जो एनर्जी का निकाला है, एनर्जी वो निकाला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, स्ट्रेस क्या होता है? अगर स्ट्रेस को आप ध्यान से देखें, इसको जरा ध्यान से देखें, ये था हमारा स्ट्रेस। और ये क्या होता है? वाई एक्स बाई एल। ये हमने आपको पहले बताया हुआ है, ए वाई बाई एल इंटू एक्स। और एफ इक्वल टू के एक्स, जहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि जो के की वैल्यू होती है वो होती है ए वाई बाई एल। अब अगर हम के की वैल्यू जानते हैं तो देखिए ये काम यहाँ कैसे करेगा। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया है तो लिख दीजिए इसको फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन एक्स बाय एल एंड वॉल्यूम ए इंटू एल। ये ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए के को हम क्या बोलते हैं? ए वाई बाय एल। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये वर्क नहीं करा। इसको ठीक से समझ लेते हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेस को हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर से लिख रहे हैं दोबारा, इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। प्लीज ध्यान से समझो। हाफ इंटू वाई, स्ट्रेन इज x बाय l, it is also x by l and volume is already a into l। अगर हम इसको साथ में लिखने की कोशिश करें तो ऊपर के टर्म में हमारे पास है ए वाई है, ए है और एल है। क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए वाई बाई एल। ये किसके इक्वल है? के इक्वल है ना, के। और ये क्या है? एक्स स्क्वायर है। और ये एल और ये एल क्या है? कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे होंगे ये एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की तरह होता है। ये कैसे होता है? इट वर्क एज ए एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला है ऑलरेडी, कि आप जानते हैं कि किसी भी रॉड के लिए जो के की वैल्यू होती है, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। ए वाई बाय एल, अगर आप इसको रख लें ध्यान में और इसको यहाँ पे पुट करें तो ये ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला दे देगा, हाफ के, जो कि स्प्रिंग के लिए होता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इसे हम आगे भी वर्क करेंगे। न्यूमेरिकल करने में खासतौर पर इससे बड़ी आसानी है। अब ये क्वेश्चन है, ये हम ट्राई करते हैं करने का कि इसको कैसे किया जाए। तो स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस 1 मिलीमीटर। तो स्ट्रेन तो हमें ऑलरेडी पता है और स्ट्रेस कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यही होता है ना जी एनर्जी डेंसिटी। अब प्लीज ध्यान से देखिए। अब अगर ये एनर्जी डेंसिटी है, अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो ये एनर्जी डेंसिटी है। यही तो निकालने के लिए हमसे बोला गया है, कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी, और वो हम निकाल रहे हैं। तो हाफ स्ट्रेस को क्या लिखते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होगी वाई इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पुट कर देते हैं वाई इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन।
अब अगर हमने ये सारा कुछ लिख दिया तो हमारे लिए क्या आ गया वो हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो अगर हम किसी तरह स्ट्रेन निकाल के इसमें पुट पुट कर देती हूँ, एनर्जी डेंसिटी हो गई, राइट। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे बट मैंने थोड़ा सा डिटेल। तो u इक्वल टू, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो u इक्वल टू क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं आपको पता चले। u इक्वल टू होगा हाफ, y की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻11, और स्ट्रेन जो है हमारा वो है 1 मिलीमीटर 2 मीटर। तो 1 × 10⁻3 अपॉन 2 इसका स्क्वायर कर, तो जो भी वैल्यू आती है दैट विल बी द आंसर। तो अगर हम जब सॉल्व करते हैं इसको तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो अराउंड इतना मिलेगा। आप भी एक बार सॉल्व करके देखें, कुछ अलग वैल्यू आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।